हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में आज भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम हिमालय पर्वत के विभाजन से लेकर हिमालय पर्वत को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है सभी के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे और हिमालय पर्वत का कैसे निर्माण हुआ था। तो वीडियो के एंड तक में जरूर बने रहिएगा जिससे आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालय पर्वत माला को। तो हिमालय पर्वतमाला भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है, तो जो भारत में हिमालय पर्वतमाला है वह कैसी है? वह एक प्राचीन पर्वतमाला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। ठीक है, आपको समझ आ ही रहा होगा कि पर्वतराज क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की मौजूदा स्थिति कैसी है, इसको जानते हैं। तो हिमालय पर्वतमाला की मौजूदा स्थिति को देखें तो यह पाकिस्तान से होता हुआ अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, चीन यानी तिब्बत, भूटान और म्यांमार तक फैला हुआ है। ठीक है, कहां से कहां तक फैला हुआ है? पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक, यानी पश्चिम से लेकर पूर्वी हिस्से तक ये फैला हुआ है। तो हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कैसी है? हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में फैली हुई है। ठीक है, कैसी आकृति में? आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये ऑरेंज कलर से हो रहा है। ये कैसा हो रहा है? ये चाप की आकृति में हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह इसी चाप की आकृति में पश्चिम से लेकर पूर्वी दिशा तक फैली हुई है, जो कि पाकिस्तान से शुरू होती है और म्यांमार तक जाके खत्म होती है। ठीक है, तो ये कितना फैली हुई है? ये किलोमीटरों में फैली हुई है। जो जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के महाखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के महाखंड तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये भारत में कहां से कहां तक फैली हुई है? यह कश्मीर में सिंधु नदी के महाखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के महाखंड तक फैली हुई है। ये तो है नदी के रूप में जो हिमालय पर्वत का विस्तार है। ठीक है, अब आपको इमेज के द्वारा अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हिमालय पर्वत, हिमालय को वलित पर्वतों का उदाहरण माना जाता है। क्या माना जाता है? वलित पर्वतों का उदाहरण माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेट एक साथ धकेली जाती हैं तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये दो टेक्टोनिक प्लेट हैं। ठीक है, कैसी हैं? दो टेक्टोनिक प्लेट हैं। ठीक है, अब ये क्या हो रही हैं? आपस में खिंचाव कर रही हैं। जैसे ये है एक प्लेट और एक प्लेट ये है। अब ये क्या कर रही हैं? आपस में टकरा रही हैं। ठीक है, तो टकराने से क्या हो रहा है? ये ऊपर, कुछ हिस्सा ऊपर चला जाता है और कुछ हिस्सा नीचे चला जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है? अब आप इस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब ये प्लेटें टकराई तो इसमें से ये वाला हिस्सा नीचे चला गया और ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ऊपर उठ गया। ठीक है, तो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों के कारण क्या हुआ कि ये वलित पर्वतों का उदाहरण बन गया। अब आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको समझाऊंगा इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो हिमालय को गुना पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुना पर्वत कहा जाता है, क्योंकि पहली योसीन इयोसीन काल में इंडियन प्लेट तिब्बत प्लेट से टकराने के तत्काल बाद हिमालय को मुड़े हुए पर्वत के रूप में पाया गया था। अब कैसे पाया गया था? अब इसमें राइट साइड वाली इमेज को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, राइट वाली साइड, पहले जो ये मान लीजिए एक आइलैंड था, जो हमारा भारत है, ये दक्षिणी भारत क्या था? एक आइलैंड था जो कि दक्षिण अफ्रीका के साथ मिला हुआ था। ये कई सारे सुनामियों और घटनाओं के साथ, भूकंपों के साथ ये क्या हुआ? धीरे धीरे टूटने लगा और टूटकर कहाँ आने लगा? ये गोंडवाना लैंड की तरफ आने लगा, जो आज का तिब्बत माना जाता है। ठीक है, तो ये उधर की तरफ खिसकने लगा। ये धीरे धीरे कहाँ आगे बढ़ता रहा? गोंडवाना लैंड के पास। अब जो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा था जहां पर सागर था, इसको क्या कहते हैं? तेथिस सागर कहा जाता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तेथिस सागर कहा जाता है। और जो ये आ रहा था, ठीक है, इसको क्या कहा गया? अंगारा लैंड। ठीक है, जो आगे बढ़ रहा था इसको क्या कहा गया? अंगारा लैंड। अब ये जाकर किससे टकरा गया? ये गोंडवाना लैंड से जाकर टकराया और इसके यहाँ पर कौन सा सागर था? वह था थेथिस सागर। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। जब ये टकराया तब इसमें लेफ्ट वाली इमेज में आप देखिए, जब ये टकराया, जो अंगारा लैंड था उसकी प्लेटें कहाँ चली गई? नीचे चली गई। और
गोंडवाना लैंड की प्लेटें उठकर ऊपर उठने लगी। तो इसने क्या किया, हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किया। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारी धरती के नीचे कई तहों में प्लेट्स होती हैं जो गतिशील रहती हैं। कई बार यह प्लेट बीच से उठकर आपस में टकरा जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या होती हैं, बीच से उठकर आपस में टकराने लगती हैं। आप इमेज को अच्छे से देखिए, ये लेफ्ट साइड से आ रही है और राइट साइड से जो इमेज में आपको दिख रही है, ये क्या है, ये आपस में टकरा रही हैं, जिसके असर और बदलाव धरती के ऊपर भी नजर आते हैं। ठीक है, अब बदलाव और क्या होते हैं, जब ये टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं तो क्या होता है, आपने भूकंप महसूस किया होगा कभी, तो वो इन्हीं प्लेटों के खिसकने के कारण भूकंप होता है। ठीक है, अब आपको ये प्लेटें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हिमालय का निर्माण पृथ्वी के नीचे ऐसी दो प्लेटों यानी इंडियन और यूरेशियन प्लेटों में आपस में टकराने के बाद हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था, जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट हैं उनके टकराने पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, जो मुड़कर ऊपर उठने लगा था। ठीक है, आप देख रहे होंगे फोल्ड बेल माउंटेन्स आपको दिख रहा है, यही हिमालय पर्वत है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से ये बना है। ठीक है, अब आपको इमेज द्वारा अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई के बारे में। जो हिमालय पर्वत है, अब हम उसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,849 मीटर हिमालय पर्वत की ऊंचाई है। और हिमालय पर्वत की चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है 40 किलोमीटर। जो हिमालय पर्वत की ही सिर्फ चौड़ाई है वो कितनी है, 40 किलोमीटर ये चौड़ा है। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई। हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, 2600 किलोमीटर। देखो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप राइट साइड में इमेज देख रहे हैं, ये सिर्फ हिमालय पर्वत, जो इसकी ऊंचाई है वो इसकी ऊंचाई ये है। ठीक है, 8,849। अब यहाँ बात हो रही है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब श्रृंखला मैंने आपको बताया था, जो पाकिस्तान से शुरू होकर कहाँ पर जाकर खत्म हो रही है, म्यांमार। ठीक है, कहाँ जाकर खत्म हो रही है, म्यांमार में। तो जो इसकी लंबाई है हिमालय पर्वत श्रृंखला, वह लंबाई कितनी है, 2600 किलोमीटर। अब आपको समझ आ गया जो 2600 किलोमीटर लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, वे यहाँ तक है। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई वे कितनी है, वह 400 से लेकर 600 किलोमीटर तक है। अब इसकी चौड़ाई है, अब कैसे समझेंगे, ये उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर आप समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे है, जो दक्षिण से उत्तर जाने पर इसकी चौड़ाई कितनी है, 600, 400 से लेकर 600 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। अब आपको इमेज द्वारा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, हिमालय पर्वत को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, हिमालय पर्वत को दो भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन में हम बात करेंगे। देखो, दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला है उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन और दूसरा है पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। तो हम बात कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन में कौन कौन से पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो इसमें 4 पर्वत श्रेणियां, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये कौन सी हैं, उत्तर से दक्षिण वाली। अब बात कर लेते हैं पश्चिम से पूर्व, या इसे कहा जाता है प्रादेशिक विभाजन। अब इसे प्रादेशिक विभाजन क्यों कहा जाता है, मैं इसे आगे एंड में आपको बताऊंगा कि क्यों कहा जाता है। तो पंजाब व कश्मीर हिमालय इसका पहला है, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो ये दो तरीके के हिमालय हैं, इनको अब हम आगे चल के धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन में। तो सबसे पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय। और जो ट्रांस हिमालय है, इसे पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है, इसे पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, यह हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है और यहाँ वनस्पति क्षेत्र नहीं पाया जाता। जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा है, याद रखिएगा, ये सबसे पुराना और यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। अब आपसे पूछ ले कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक में सबसे पुराना कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय सबसे पुराना हिमालय है। ठीक है, वे कैसे है, मैं आपको समझा दूं। जो गोंडवाना लैंड था वह कहाँ पर था, वह तिब्बत वाला हिस्सा था। ठीक है, जो क्या था, अंगारा लैंड था, वह आके किससे टकराया था, गोंडवाना लैंड से। तो गोंडवाना लैंड में पहले से ही पर्वत श्रृंखलाएं
थी, ठीक है, याद रखिएगा, छोटी छोटी वहाँ पर्वत श्रृंखलाएं थी, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय यानी पुराना हिमालय भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये कैसा है, ये प्राचीन हिमालय इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यह पहले से ही इसमें पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद थी। और यहाँ पर वनस्पति क्षेत्र नहीं पाए जाते। अब वनस्पति क्षेत्र क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फबारी होती रहती है, जिस कारण यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी, तो इस पर्वत श्रेणी को 4 भागों में विभाजित किया गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब आपको इमेज में दिख रहा होगा, सबसे ऊपर कौन सी है, काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जास्कर श्रेणी और चौथी है पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। तो ये 4 श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन, वे कहाँ पर है, वे काराकोरम पर्वत श्रेणी में, ठीक है। कहाँ पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही पाई जाती है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय या माउंट एवरेस्ट के बाद जो विश्व में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वे कौन सी है, K2 गार्डविन ऑस्टिन। याद रखिएगा जो K2 है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद है, यानी जो पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया है उसमें मौजूद है, लेकिन वह भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वह किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है, पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, ठीक है। अब आपको ये वाली बात याद रखनी होगी। तो इसकी ऊंचाई कितनी है K2 की, तो इस K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से थोड़ी कम है। ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोची। याद रखिएगा। अब सेकंड है लद्दाख, तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट राकापोची इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व की सबसे तीव्र ढाल है, यानी जो माउंट राकापोची की जो ढाल है वह कैसी है, वह सीधी ढाल है, यानी खड़ी ढाल है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तीव्र ढाल कहा जाता है। मान लीजिए अगर इसकी चोटी से कुछ भी फेंका जाए तो वह नीचे ही जाकर रुकेगा जहां पर समतल जगह थोड़ी मौजूद होंगी, इसलिए इसे तीव्र ढाल भी कहा जाता है। अब इसमें एक चीज और पाई जाती है, पामीर का पठार। तो पामीर का पठार ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, जो कि तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जंक्शन का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जंक्शन का निर्माण करता है, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो ट्रांस हिमालय में क्या पाया जाता है, पामीर का पठार पाया जाता है। तो इस पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, विश्व की छत भी कहा जाता है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय के बाद है, ये याद रखिएगा जो ट्रांस हिमालय है वे बृहद हिमालय से थोड़ा छोटा है। अब बृहद हिमालय से छोटा है उसको मैं आपको समझाऊंगा कैसे, तो याद रखिएगा। तो ये इसे विश्व की छत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विश्व की छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी बर्फ की चादर है वह कैसी है, थोड़ी समतल है और वो काफी बड़े एरिया में फैली हुई है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं दूसरे बृहद हिमालय के बारे में, ठीक है। तो इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, द ग्रेट हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। बृहद हिमालय हिमालय पर्वत की ऊंची यानी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हिमालय पर्वत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में स्थित है। याद रखिएगा जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वे इसी श्रेणी में मौजूद है। इसलिए बृहद हिमालय, मैंने आपको बताया था अभी कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि वह माउंट एवरेस्ट इसमें है, और माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है इन चारों पर्वत श्रेणियों में, जिसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है। तो इनमें सबसे ऊंचा कौन सा है, याद रखिए बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है। पश्चिम में यह कश्मीर के अंतर्गत नंगा पर्वत से लेकर पूर्वी राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक इसका विस्तार है, ठीक है। जो बृहद हिमालय है पश्चिम में कश्मीर से लेकर और पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश तक बृहद हिमालय का विस्तार फैला हुआ है।
तो भारत में इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, हिमालय पर्वत को, इसे भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में चोलो लुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो हिमालय है उसको किन किन नामों से जाना जाता है, भारत में माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोलो लुंगमा के नाम से ये जाना जाता है। इसकी प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख पर्वत नंगा पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा है। ठीक है, बृहद हिमालय के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? नंगा पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, जो कि हिमालय पर्वत की है। यानी बृहद हिमालय और हिमालय पर्वत बात एक ही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बृहद हिमालय की। तो बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई है। अब आप बात करिएगा इमेज में अच्छे से, अब हम इसे समझेंगे, ठीक है, कि इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व कैसे हो रहा है। तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। तो सबसे पहले कौन सा पर्वत मिलता है हमें? तो सबसे पहले नंगा पर्वत मिलता है। ठीक है, कौन सा पर्वत मिलता है? नंगा पर्वत, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये कश्मीर वाले हिस्से में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है? पंजाब और कश्मीर वाले हिस्से में इसकी श्रेणी पाई जाती है। उसके बाद आता है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ, कामेट और नंदा देवी, ये पर्वतमाला कहाँ पर है? ये पर्वतमालाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब अगली है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर और छुयू। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? ये दूसरे देश नेपाल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, कहाँ देखने को मिलती हैं? नेपाल में देखने को मिलती हैं। अब नेपाल में थोड़ा आगे चलेंगे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये भी कहाँ पर मौजूद है? ये भी नेपाल में मौजूद है। ठीक है, तो नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कौन सा है? मैकालू पर्वत। जो माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा पर्वत पड़ता है? मैकालू पर्वत। ठीक है, अब अगले में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य मिल जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? कंचनजंगा और नामचा बरवा। ठीक है, कौन कौन से दो पर्वत मिल जाते हैं? कंचनजंगा और नामचा बरवा, दो पर्वत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब इमेज में देखिए कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि नामचा बरवा पर्वत तक मौजूद है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पर्वत के हिमालय में। यह है मध्य हिमालय। ठीक है, कौन सा है? मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जो तीसरा है हमारा, वह कौन सा है? मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल पर्वतमाला, जिन्हें लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है, तो इसे अन्य नाम से भी, किस नाम से भी जाना जाता है? हिमाचल पर्वतमाला के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि हिमालय की मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी है। जो मध्य हिमालय, याद रखिएगा, ये हिमाचल की कैसी है? ये मध्य पर्वत श्रेणी है। हिमालय की कैसी है? मध्य पर्वतीय श्रेणी है। तो मध्य हिमालय के प्रमुख पर्वतीय नगर कौन कौन से हैं? डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, मनाली वगैरह आदि इसके प्रमुख शहर हैं। ठीक है, काफी अन्य शहर हैं, मैंने उनको अभी इसमें लिंक नहीं किया है। तो आप याद रखिएगा मेन कौन से हैं? डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि, ये मध्य हिमालय के प्रमुख शहर हैं, जो कि क्या है, ये पर्यटन क्षेत्र भी इन्हें माने जाते हैं, क्योंकि काफी पर्यटन यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो इसे कौन सा क्षेत्र भी कहा जाता है? पर्यटन क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी धौलागिरी है। याद रखिएगा, मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है सबसे ज्यादा? तो 8,172 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है। तो यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, जिन्हें कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। जैसे आपने कई जगहों का नाम सुना होगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग।
तो इसमें कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं चौथे के बारे में, जो कि शिवालिक हिमालय है, जिसे बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। तो यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से नया भाग है। ठीक है, ये क्या है, ये सबसे नया है। और सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना याद रखिएगा ट्रांस हिमालय है, जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। याद रखिएगा ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 850 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत में म्यांमार के बीच तक है। ठीक है, कहाँ तक है, भारत में म्यांमार के बीच तक आने वाले आराकामा पर्वत तक इसकी विस्तार है। तो इस क्षेत्र में समतल घाटियां हैं, जिसे दून और द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कैसी घाटियां हैं, समतल घाटियां भी हैं, जिन्हें किन नामों से जाना जाता है, दून और द्वार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि प्रसिद्ध शहर कौन कौन से हैं, हरिद्वार, ठीक है, इसमें क्या लग गया, द्वार। और देहरादून, तो इसमें क्या लग गया, इसमें दून लग गया। तो याद रखिएगा जो समतल घाटियों के नाम पर ही इन शहरों का नाम पड़ा है, जैसे हरिद्वार और देहरादून। अब बात कर लेते हैं जो इनके बीच में पाए जाते हैं जोन, जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालयों के मध्य में जो जोन बनते हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय की जो सीमा बनती है, उस सीमा को क्या कहा जाता है, उस सीमा को सचर जोन कहा जाता है। अब बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो सीमा या जोन बनता है, उसे क्या कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। अब मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो जोन बनता है उसे क्या कहा जाता है, मेन सीमांत दर्रा कहा जाता है। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है जो इन दोनों के बीच में जो रास्ता बनता है, वहां से निकलने के लिए जो भी रास्ता प्राप्त होता है उसे हम जोन में बांट दिया है। अब आपको इनको बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हिमालय के पश्चिम से पूर्वी विभाजन के बारे में। अभी क्या पढ़ा था हमने, ये उत्तर से दक्षिण। अब बात करेंगे हम हिमालय के पश्चिम से पूर्वी विभाजन के बारे में। तो सर सिडनी बुरार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया है। किसने किया है, सर सिडनी बुरार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया है। तो पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, ये पहला है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रादेशिक हिमालय भी कहा जाता है या प्रादेशिक विभाजन भी कहा जाता है। अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि प्रादेशिक विभाजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्यों के और देशों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो सबसे पहला कौन सा है, हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम। तो जो पहला है पंजाब हिमालय व कश्मीर, वह कश्मीर और पंजाब वाले क्षेत्र में है। ठीक है, वह कौन से क्षेत्र में है, कश्मीर और पंजाब वाले, ये यहाँ पर है पहला वाला। ठीक है, तो पहला वाला कहाँ पर है, कश्मीर और पंजाब वाले क्षेत्र में है। दूसरा है कुमायूं। ठीक है, कुमायूं हिमालय हिमालय किस में है? ये हिमाचल वाले हिस्से में पाई जाती है, हिमाचल और थोड़ा सा उत्तराखंड वाले हिस्से में ये पाया जाता है। तीसरा है नेपाल। ठीक है, तीसरा कौन सा है, नेपाल वाला हिस्सा, जो कि कहाँ पाया जाता है, नेपाल में ही पाया जाता है। तो ये किस विभाजन में आ जाता है, थोड़ा सा ये देश वाले विभाजन में आ गया है, लेकिन माना प्रादेशिक वाले में ही जाएगा। अब लास्ट में कौन सा है, चौथा है असम। ठीक है, असम वाला किसको कवर कर लेगा, ये अरुणाचल प्रदेश तक इसको कवर कर लेगा। तो इसको याद रखिएगा, प्रादेशिक हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब व कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब इनके बारे में धीरे धीरे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पंजाब व कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के भाग यानी पंजाब कश्मीर हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। ठीक है, जिसकी लंबाई है, ठीक है, वह कितनी है, 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। किसकी खेती होती है, यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। अब बात करेंगे हम दूसरे के बारे में, जो कि है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी के मध्य इसका विस्तार है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, सतलज नदी से काली नदी तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। इसके प्रमुख
मंदिर की चोटियां कौन कौन सी हैं? एक तो है नंदा देवी, दूसरी है केदारनाथ और तीसरी बद्रीनाथ। ठीक है, जो इसमें हिमाचल से लेकर उत्तराखंड वाला हिस्सा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से प्रमुख मंदिर पाए जाते हैं, द्वार पाए जाते हैं, जिसकी याद रखिएगा, एक केदारनाथ पाया जाता है, दूसरा बद्रीनाथ के द्वार यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसकी प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आगे चलते हैं, तीसरा नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से है? काली नदी से तिस्ता नदी के मध्य का भाग, जो कि इसका विस्तार का प्रमुख क्षेत्र है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। याद रखिएगा, नेपाल हिमालय की सर्वाधिक लंबाई है, जो कि 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसकी प्रमुख चोटी है। इसकी प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। लेकिन मैंने आपको बताया था केटू के बारे में। ठीक है, केटू क्या है? केटू भारत में है। ठीक है, केटू भारत में है और कंचनजंगा भारत की। ठीक है, तो इसे भारत में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ठीक है, अगर ये पूर्णतः भारत के अंडर में आ जाएगी तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? वे केटू ही हो जाएगी। लेकिन मानी किसे जाती है? कंचनजंगा को माना जाता है। तो इसमें डिफरेंस किस चीज का है? मे और की का। याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है इसमें डिफरेंस किस चीज का है, मे और की का डिफरेंस है। अब बात करते हैं लास्ट असम हिमालय के बारे में। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तिस्ता नदी से दिहांग नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। मैंने आपको नदियों वाली वीडियो में बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में से कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसके बीच में पाई जाती है? तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाई जाती है, जो कि 720 से 750 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। अब इसकी प्रमुख पर्वतमालाएं कौन सी हैं? मैकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मैकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये था हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी थी? हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो उम्मीद है आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इमेज से याद करने में काफी आसानी होती है। तो अगर आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को।